Hello aspirants, welcome to Smart Preps. Myself Prince Jain, and today we are going to discuss top 50 banking specific MCQs for general awareness. Okay, and this is your fourth class and we are going to discuss today's first question. Okay, so this is your first question of the day. What is the term for a rise in the general price level of goods and services? अगर कभी द्रव्य और सेवाओं के दाम बढ़ जाए, जनरल प्राइस लेवल फॉर द गुड्स और कमोडिटी एंड द सर्विसेज, अगर दाम बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर दिस: डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन और स्टैगफ्लेशन. क्या बोला जाता है? आपको पता है, आप लोगों ने जनरल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब भी द्रव्य और सेवाओं के दाम बढ़ जाए, ठीक है, rise in the general price level, ठीक है, इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको हम लोग बोल देते हैं इन्फ्लेशन. ठीक है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन. ठीक है, या हम लोग बोल देते हैं कि दाम बहुत बढ़ गए हैं. आजकल आप लोग पापा मम्मी के मुंह से सुनते होंगे कि बाजार में बहुत सामानों के दाम बहुत बढ़ गए हैं. ठीक है, बस का किराया बढ़ गया है, सर्विस का किराया बढ़ गया है, स्कूल की फीस बढ़ गई है, सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर अखबार देता है उसका रेट बढ़ गए हैं, सुबह सुबह आपके घर में जो दूध पहुंचाता है उस दूध की कीमतें बढ़ गई है. तो ये जनरल प्राइस लेवल फॉर ए सर्टेन मतलब कमोडिटी एंड सर्विस बढ़ जाना, इसको क्या बोल दिया जाता है? इन्फ्लेशन बोल दिया जाता है. याद रखिएगा. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन. Inflation refers to the sustained increase in the overall price level, reducing the purchasing power of money. अब मान लो कि आज अगर मतलब कल अगर आप 100 रुपए में 100 रुपीज में आप, ठीक है, दो बुक्स खरीद रहे थे, ठीक है, पर आज 100 रुपीज में आप ओनली एक बुक खरीद पाओगे. इसका मतलब क्या? किताब का दाम बढ़ गया. ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई सर्विस ले रहे थे, मान लो आपने कहीं किसी स्कूल में आप पढ़ रहे थे, ठीक है, कल उस लास्ट ईयर उस स्कूल का सेम क्लास का एडमिशन फीस अगर X रुपीस था, आज उस स्कूल का मतलब जो एडमिशन फीस रहेगा वो X+1 हो गया है. तो वो जो +1 है, इट इज द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? इस केस को बोल देंगे इन्फ्लेशन. ठीक है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम अलाउज इंस्टेंट फंड ट्रांसफर 24/7? 24 घंटे के 7 दिनों के 24 घंटों में, मतलब 24 आवर्स इंटू 7 डेज, हर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे, आप जब भी चाहो, रात हो 1 बजे 2 बजे 3 बजे, जब भी चाहो, किसी को आपको लगा कि मुझे पेमेंट करना है तो आपने मोबाइल निकाला, इंस्टेंटली पेमेंट कर दिया. वो सिस्टम कौन सा है? निफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई और ईसीएस? क्या होगा? आपको पता है भाई, कुछ हो तो यूपीआई करो. ठीक है, आजकल तो टैगलाइन चल रही है, कुछ ना करो यूपीआई करो. तो यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, is the correct answer. Unified payment interface enables instant interbank transfer or intrabank transaction around the clock through the mobile application. और जो ये आप इसके लिए यूपीआई यूज करने के लिए जो थर्ड पार्टी मोबाइल यूज करते हैं, जीपे, ठीक है, जैसे कि फोन पे, ठीक है, आप पेटीएम करते हैं, ठीक है, पेटीएम करते हैं, भीम ऐप का यूज करते हैं, और बहुत सारे आप थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हैं. एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? आप यूपीआई कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच सिटी इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी किसको बोला जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई and option D Kolkata. What should be the correct answer? Chennai,
बेंगलुरु, मुंबई एंड कोलकाता। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जहां पर रिजर्व बैंक है, ठीक है, जहां पर रिजर्व बैंक है उसी को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज मुंबई। मुंबई is called फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बिकॉज इट होल्ड्स आरबीआई, मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो कि है यहां पे स्थित है। मेजर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफिस आपको मैक्सिमम मुंबई में दिखेंगे। दैट्स व्हाई मुंबई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये स्टेटिक क्वेश्चंस है एक, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? देखो आपको पता है, आप लोगों के बैंक के जो टर्मिनोलॉजी है उसमें कभी कभार जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर अंदर कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी मान लो ये है, क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं जो पृथ्वी को दो हिस्सों में भाग करता है। ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोल देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर मतलब एक गोला। आप लोगों ने पीके वाली मूवी तो देखी है, पीके बोलता है ना मैं अलग गोले से आया हूं, ये हमारा वाला गोला है पृथ्वी जिसका नाम है। इसको अगर मैं बीच से अगर एक इमेजिनरी लाइन खींच दूं तो इसके ऊपर वाला हिस्सा एक आधा स्फीयर हो जाएगा, हाफ स्फीयर। इसको क्या बोल दिया जाता है? हेमिस्फीयर। ओके, जो इसको बोल दिया जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको बोल दिया जाता है साउथ हेमिस्फीयर। ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ है, तो इसमें 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में एक और इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, और 23.5 डिग्री साउथ में और एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, ठीक है। इन लाइनों को क्या बोल दिया जाता है? तो भाई इनका भी नाम है, ये जो लाइन है इसका नाम हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और इसका नाम हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना भाई, ये अपने इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। मतलब इंडिया कहां है? इंडिया कहीं यहां रहता, ठीक है। बहुत क्लियर तो नहीं बना पाऊंगा पर हां ट्राई करता हूं इंडिया बनाने की। कुछ ऐसे मान लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? मैं बोलना यही चाह रहा हूं कि इंडिया के बीचों बीच से, ठीक है, इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इंडिया के एकदम बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग ने क्या बोला? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल दिया, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट के ऊपर से गुजरती है? ऑप्शन ए 6, 7, 8, 9, ए बी सी डी 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाता है भाई? देख लो, आंसर इज ऑप्शन क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 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 स्टेट है वो मैं दिखाई देता हूं, वो देखो। चलो ये इंडिया है, देख लेना। पहले याद रखो ये वाला एरिया गुजरात, क्या है? यहां है आपका गुजरात, देन यहां पे राजस्थान, ओके, देन आ जाएगा मध्य प्रदेश, ओके, देन छत्तीसगढ़, ओके, देन झारखंड। कितने हुए? 5, ठीक है। देन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल,
देन अपने नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और मिजोरम, 8 हो गए। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये देख लो, यहां पे वही लिखे हैं, देख लिया जाए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल भारत के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ने हमको पूछा है, द म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग। आपको पता है म्यूचुअल फंड, आपके पैसे आप कहीं इन्वेस्ट करो और कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके पैसे को एक बास्केट में तोड़ के अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा और उसका कुछ एक परसेंटेज खुद रखेगा, जो प्रॉफिट आएगा और आपको ट्रांसफर करेगा। दिस इज म्यूचुअल फंड। ओके, तो इसको टोटल रेगुलेट कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक एंड एसबीआई। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर अपने को मिल जाता है, इट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स रेगुलेट करती होती है। एक आप लोगों ने देखा होगा आपके बैंक के पासबुक में या एटीएम में एक कुछ स्टिकर लगा होता है, वो स्पेशल इंक का बना होता है। ठीक है, उस स्टिकर को हम लोग बोल देते हैं एमआईसीआर स्पीकर, एमआईसीआर स्टिकर। ठीक है, ऐसा कुछ एकदम बहुत चमकीला टाइप का स्टिकर होता है, एमआईसीआर स्टिकर। तो ये एमआईसीआर क्या मीन कर रहा होता है? बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का ये एमआईसीआर क्या स्टैंड कर रहा होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंडिया कोड रीडर, मनी इंक क्रेडिट रिकॉर्ड और नन ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, ये जो चमकीला सा जो स्टिकर रहता है ना, इसमें कोड रहता है एमआईसीआर कोड। एमआईसीआर कोड का मतलब ये कोड जो है ना एक स्पेशल इंक से बना हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक से बना हुआ है, जिससे आपकी पासबुक जब भी मशीन में जाती है वो मशीन रीड कर देती है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ कोड और आपके डेटा को अपडेट कर देती है पासबुक में। वैसे ही एटीएम जो करते हो, एटीएम आप लोगों ने जब एटीएम मशीन में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन में आप जब एंटर करते हो अपना कार्ड, उसका एमआईसीआर कोड वो स्कैन कर लेती है और वो आपको तब वो ऑथेंटिकेट करती है कि भाई इस व्यक्ति का कार्ड है, ये वाला अकाउंट नंबर है, इतने पैसे की डिमांड है, तो आप रिलीज करो। तो इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ये तो यहां पे आंसर दिया ही हुआ है, देख लो। आईएफसी कोड, आईएफसी कोड का फुल फॉर्म कोई बता दो मुझे। इट इज क्या होता है आईएफसी कोड? अच्छा, पहले मुझे बताओ आईएफसी कोड क्यों यूज करा जाता है? आंसर तो दिखाई गया है, ब्रांच इन द बैंकिंग सिस्टम। क्या क्या आइडेंटिफाई करता है कि किस ब्रांच का ये अकाउंट है? जैसे कि मान लो कि यूको बैंक, एक एग्जांपल लेते हैं, यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक। अब किसी भी यूको बैंक का जैसे कि अकाउंट नंबर शुरू हो रहा होगा 1 2 3 4 नंबर से, तो इसका आईएफसी कोड कैसे कुछ बन जाता है? ये बोलेगा यूसीबीए, ठीक है, 0001234, ऐसा कुछ इसका आ जाता होगा आईएफएससी कोड। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इसका कुछ ऐसा बन जाता होगा, फॉर एग्जाम्पल दिया। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, चेक इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स जनरली। ठीक है, अमूमन आप जो एक बियरर चेक या आप किसी को यूज कर लेते, किसी को आपने चेक एक इशू करा, तो वो अमूमन जनरली, एक जनरली शब्द लगाया, याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट चेक के लिए डिफरेंट डिफरेंट कानून है। ठीक है, पर जनरल सर्कमस्टेंसेस में कि एक चेक आपने अगर इशू करा है तो वो कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, फॉर हाउ मेनी डेज इट विल वैलिड। ऑप्शंस आर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। एक बार आपने जिस डेट को, मान लीजिए आज कितनी डेट है, आज मान लो
कुछ 10 तारीख मान लो, ठीक है, आज 10 तारीख को आपने इशू करा है, जून महीने की 10 तारीख को आपने इशू करा, तो ये चेक कितने दिनों तक वैलिड रहेगा? तो याद रखना, कोई भी जनरली एक चेक रहता है 3 महीने तक वैलिड, 3 मंथ्स मतलब 90 डेज, 90 डेज तक कोई भी एक चेक वैलिड रहता है। तो जून का 10 तारीख, जुलाई का 10 तारीख 1 महीना, अगस्त का 10 तारीख 2 महीना, सितंबर का 10 तारीख 10 सितंबर को ये इसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इट इज 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। यूपीआई वाज लॉन्च इन इंडिया इन विच ईयर? यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये कब लॉन्च किया गया था, किस साल में शुरुआत करी गई थी? 2014, 2016, 2018, 2020, 2014, 2016, 2018 और 2020, किस साल ये यूपीआई सिस्टम चालू हुआ था? तो देखिए, इसका आंसर बन के आता है 2016। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है जवाब दीजिए, आगे बढ़िए, नहीं पता है कुछ करा नहीं जा सकता, आपको ये याद रखना हो, ठीक है। यूपीआई वाज लॉन्च इन 2016। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चले जाते हैं। इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई मेनली यूजिंग, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो इन्फ्लेशन, देश में जो महंगाई होती है, महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, क्या होता है ना कि हमको पता है हमारे देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमको एक फिक्स अमाउंट ऑफ, एक लिमिट दे रखी है कि भाई तुम इन्फ्लेशन अपने देश में कितना रखो? 4%। कितना रखो? 4%। अगर तुमसे ना हो, ठीक है, अगर तुमसे ना हो तो एक काम करो, 4 प्लस माइनस 2% आप डेविएट हो सकते हो, मतलब आप ऊपर 6% तक जा सकते हो, नीचे 2% तक आ सकते हो, पर आपको आइडियल रखना है 4% इन्फ्लेशन। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, बढ़ता है, यहां पीक में जब इन्फ्लेशन पहुंच जाता है, तब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पीक में जब इन्फ्लेशन पहुंचता है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी एक पॉलिसी निकालती है, ठीक है। तब मार्केट से क्या करती है? मार्केट से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी खींचना चालू करती है। इस पॉलिसी को वो बोलती है कॉन्टेक्स्टनरी अप्रोच। कॉन्ट्रैक्शनरी अप्रोच, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मनी फ्लो कमाती है, ठीक है। जो मनी फ्लो होता है वो डिक्रीज करती है, मनी फ्लो कमा देती है, मार्केट से पैसा निकाल लेती है, ठीक है। रेपो रेट बढ़ा देती है, सीआरआर रेशियो बढ़ा देती है, बैंक को लोन देने में रोक देती है। मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा तो और ज्यादा इन्फ्लेशन, क्योंकि आदमियों के पॉकेट में जितना ज्यादा पैसा आया उतना खरीदारी ज्यादा करेंगे। अल्टीमेटली तुम बोलोगे नहीं भाई, मैं तो मेरे ये प्रोडक्ट है, किसी को एक मान लो मोबाइल अच्छा लगा, तुम बोलोगे नहीं ये 20,000 में नहीं, अब 25,000 चाहिए। उसके पास में जब पैसे हैं वो तुमसे बार्गेन क्यों करेगा? सीधा बोलेगा लो पैसे 25 में पे करो। तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट का दाम तो बढ़ा ना, प्राइस तो बढ़ा ना, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द पॉकेट्स ऑफ द कस्टमर। सो आपकी जो रिजर्व बैंक होती है ये क्या करती है? मनी का फ्लो कमा देती है। अब मान लो एक ऐसा केस आ गया कि इन्फ्लेशन घटते 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 एकदम नेगेटिव चला गया और एकदम इस प्रकार इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन कुछ इस प्रकार आ गया, एकदम इस जगह, तो इसको बोलते हैं कि एकदम नेगेटिव इन्फ्लेशन हो जाना, डिफ्लेशन, ठीक है। तब यहां पर क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी यूज करती है। यह है कंट्रैक्शनरी अप्रोच या कंट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी बोल सकते हो इसको, ठीक है। कंट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी ये होती है एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा बहुत देना चालू करेगी मार्केट में,
सारे जितने भी लोन के रेट्स हैं वो डिक्लाइन करवा देगी ताकि मार्केट में ज्यादा लोन जाए। बैंक को एम्फेसिस करेगी मार्केट में ज्यादा लोन दो, ठीक है। जो सीआरआर रेट है वो कमा देगी, जो एसएलआर रेट है वो कमा देगी, ठीक है। सीआरआर रेट मतलब केस रिजर्व कम रखना है, अब मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। रेपो रेट को डिक्लाइन कर देगी। तो अल्टीमेटली ये होता है एक्सपांशन करने का, मार्केट में पैसा फैलाओ ताकि मार्केट में थोड़ा सा महंगाई हो, नहीं तो पानी के भाव सामान बिक रहा है, वो भी तो मतलब दुकानदार और प्रोड्यूसर का लॉस है, तो उससे भी इकोनॉमी डाउन होती है। तो इसको क्या करती है, तो इसको ऐसे ये वाला 4 ± 2% इकोनॉमी को रखने में मॉनिटरी पॉलिसी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही होती है इन्फ्लेशन को। किस पॉलिसी के द्वारा? इट इज मॉनिटरी पॉलिसी, याद रखिएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, मॉनिटरी पॉलिसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। that will our 5th class. Okay, if you want this PDF, you can scan this QR and join my Telegram channel, that is Study with Prince. Okay, and आपको ये PDF वहां मिल जाएगी। So thank you everyone for attending the class. We'll meet again in the next class. Thank you.